अब हम बात करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग के बारे में। ये पर्पसिव वर्ड कहां से आया? पर्पस से। यस, इस सैंपलिंग की टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर को जो स्टडी करनी होती है, उस स्टडी का जो पर्पस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में से वो कुछ ऐसी आइटम का सिलेक्शन करता है जो उसको लगता है कि पूरी यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब इस टेक्निक में इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। उसको लगता है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसमें इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की मर्जी चलती है, इच्छा चलती है। उसको पता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, भेदभाव भी हो जाता है। स्टडी का जो पर्पस होता है उसको वो ध्यान में नहीं रखता, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बेनिफिट दे। तो इस सैंपलिंग के मेथड में पर्सनल बायसनेस बोले तो पक्षपात की भी संभावना ही बनी रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसके बाद रिजल्ट गलत भी मिल जाए। अब बात आती है कि सैंपलिंग के इस मेथड को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं? सैंपलिंग के इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पता हो, उसको पता हो कि कौन सी आइटम्स सैंपल में सेलेक्ट करनी है, उसको ये भी पता हो कि ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम सैंपल में लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर सैंपलिंग का ये पर्पसिव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर खर्चा कम आता है, इसके ऊपर एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। फिर इसमें हम आइटम्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो यही है कि स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी ठीक मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत सैंपल को भी सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो जाता है, दूसरा डिमेरिट भी हमारे सामने आ जाता है कि रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट होता है, क्योंकि सैंपल मैंने वही सेलेक्ट किया जो मेरे फायदे के लिए था, इसलिए रिजल्ट के ऊपर डाउट होना तो नॉर्मल सी बात है। तो डिसएडवांटेजेस दो हो गए कि इसमें पर्सनल बायस हो जाती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट के ऊपर डाउट बना रहता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में। जैसे ही आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई स्टडी करनी है, और स्टडी के अंदर उसने 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 10 आइटम्स का एक सैंपल होगा। तो मान लो वो एक स्कूल में जाता है और स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, इन 100 स्टूडेंट्स को नंबर दे देगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 11 करते करते सभी को उसने नंबर दे दिए 100 तक। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, उसने एक सिस्टम बनाया, सभी को अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट उसने नंबर के अकॉर्डिंग किया, हो सकता था कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नंबर्स दे दिए। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मान लो अब सेकंड स्टेप में से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सेलेक्ट करेगा, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेगा, रैंडमली किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करेगा। मान लो नंबर आ गया 4। क्या नंबर आ गया? 4। अब नंबर 4 के बिहाफ पर बाकी की सीरीज भी तो रखी हुई है, नंबर 4 के बिहाफ पर वो क्या करेगा, नंबर 14, 24, 34, 44 एंड सो ऑन करते करते 94। मतलब नंबर 4 उसने कहां से सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से उसने रैंडम सिलेक्शन किया, बच्चा आया नंबर 4 वाला। नंबर 4 के बेस पर
नंबर 14, 24, 34, 44, 54, 64 एंड सो ऑन 94। तो यहां पर उसने अल्टीमेटली क्या किया, 10 आइटम्स को बोले तो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, वो 10 स्टूडेंट्स इसके सैंपल में आ गई। मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से अरेंज करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ आइटम में से एक रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन के बाद जो आइटम आती है उसी के बिहाफ पर बाकी की आइटम्स भी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ये टेक्निक आप सब ने देख ही लिया होगा कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सीरीज बनाई, देन उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया एक आइटम का, देन उसके बिहाफ पर मैंने बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट की और डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, सैंपल बन गया। तो आइटम्स को सिलेक्ट करना, सैंपल को क्रिएट करना बहुत इजी होता है। सेकंड जो बेनिफिट है, यहां पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, पक्षपात हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि आपने पहली आइटम ही आंख बंद करके सिलेक्ट की है और जिसके बिहाफ पर बाकी आइटम सिलेक्ट की गई हैं, तो संभावना जो पक्षपात की है वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने पहली आइटम सेलेक्ट की थी वो कहां से की थी, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 आइटम्स में से, जबकि मैंने 11 से लेकर 100 तक की आइटम्स को तो इग्नोर कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पहली आइटम मैंने रैंडमली सेलेक्ट की और बाकी की आइटम्स को ही उसी के बिहाफ पर ही सेलेक्ट कर दिया। तो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से, पहली आइटम के ही रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आइटम्स के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने 4 को सेलेक्ट किया तो क्या लगता है, 15 को, 25 को, 32 को, 67 को, 82 के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं? नहीं। रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से सारी आइटम्स के सिलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सारी आइटम्स सेम हैं और अगर हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सारी आइटम सेम होने के केस में सिस्टमेटिक सैंपलिंग को कहने का मतलब है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।